हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मैं देवेंद्र आज आपके लिए मध्य प्रदेश का गठन इस टॉपिक को लेकर आया हूं। इस वीडियो को आप पूरा देखिए दोस्तों, और अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। और सब्सक्राइब बटन के नीचे एक बेल आइकन बटन है, उसे आप प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। ओके दोस्तों, अब आते हैं मध्य प्रदेश और इसके गठन के बारे में। मध्य प्रदेश का नामकरण जो है मध्य प्रदेश किसने किया, तो वह हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया। जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था उस समय मध्य प्रदेश का नाम सेंट्रल प्रोविंस तथा बरार हुआ करता था, या इसे सेंट्रल इंडिया के नाम से भी जाना जाता था। और इस सेंट्रल प्रोविंस तथा बरार प्रांत में महाकौशल के प्रांत, बघेलखंड और छत्तीसगढ़ की कुछ रियासतों को शामिल किया गया था। ओके दोस्तों, 1947 के समय का जो मध्य प्रदेश है वो कुछ इस तरीके से हुआ करता था। ये आप देखिए, उस समय इसे 4 भागों में बांटा गया था। और ये भाग हैं पार्ट ए, जिसे नागपुर, जिसकी राजधानी नागपुर हुआ करती थी, और पार्ट ए में छत्तीसगढ़ और बघेलखंड की रियासतों को शामिल किया गया था। ये पार्ट ए हुआ दोस्तों। और पार्ट बी में जो मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग है उसे पार्ट बी में रखा गया था, जो आप रेड कलर में देख रहे हैं। और इसकी राजधानी 2 हुआ करती थी, इंदौर और ग्वालियर, जो कि 6-6 महीने के लिए हुआ करती थी। और जो आप ऊपर में देख रहे हैं उत्तरी भाग, इसे पार्ट सी में रखा गया और इसे विंध्य प्रदेश के नाम से जाना गया। इसकी राजधानी रीवा हुआ करती थी दोस्तों। और जो चौथा पार्ट था वह बीच का भाग, आप देख सकते हैं भोपाल लिखा हुआ है, ये मध्य प्रांत हुआ करता था बीच का। ओके, तो भोपाल को भोपाल के नाम से ही रखा गया दोस्तों। जो उत्तरी भाग है इसे विंध्य प्रदेश के नाम से रखा गया, और पार्ट बी को मध्य भारत के नाम से रखा गया दोस्तों। आप देख सकते हैं पार्ट बी मध्य भारत। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो पार्ट ए का नाम था दोस्तों, इसकी राजधानी नागपुर हुआ करती थी। ओके, जो वर्तमान में महाराष्ट्र का एक ज़िला है नागपुर, और इसके कुछ आसपास के क्षेत्र इसमें सम्मिलित थे दोस्तों। इसे पार्ट ए में रखा गया था। दूसरा पार्ट सी, जिसे उत्तरी भाग आपने देखा अभी, और इसकी राजधानी रीवा हुआ करती थी विंध्य प्रदेश की, और इसमें विंध्य प्रदेश की 37 रियासतों को शामिल किया गया था दोस्तों। जो आप पश्चिमी भाग देखा था अपनी अभी मैप में, उसमें पश्चिमी भाग में पश्चिम की 26 रियासतों को मिलाकर मध्य भारत के रूप में पार्ट बी में शामिल किया गया था, जिसकी 2 राजधानियाँ हुआ करती थी दोस्तों 6-6 महीने के लिए, इंदौर और ग्वालियर। ओके, और जो चौथा भाग है वो भोपाल हुआ करता था। भोपाल को पृथक राज्य बना करके पार्ट सी की श्रेणी में ही रखा गया। इसकी राजधानी भोपाल को बनाया गया था दोस्तों। अब बात करते हैं जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ वो किस आधार पे हुआ। और मध्य प्रदेश, चूँकि आप जानते हैं मध्य प्रदेश का गठन हुआ है 1 नवंबर 1956 को। किंतु इससे पहले की थोड़ी हिस्ट्री हम देखते हैं, फ्लैशबैक में जाते हैं दोस्तों। अभी आपने देखा मध्य प्रदेश 1947 का मध्य प्रदेश कैसा था, उसका मैप आपने देखा दोस्तों अभी। तो हुआ ये कि स्वतंत्रता के पश्चात जब संविधान सभा की बैठक चल रही थी, संविधान सभा का गठन होने के पश्चात उसकी बैठक चली। उस बैठक में राज्यों के पुनर्गठन की जब बात आई तो उस समय प्रशासनिक आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की बात चल रही थी दोस्तों। किंतु बैठक के समय संविधान सभा के कुछ मेंबर्स ने एक अन्य मांग उठाई कि क्यों ना राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर किया जाए। तो उनके इस सुझाव को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने गंभीरता से लिया, और उनकी मांग को मानते हुए एक समिति गठित की जिसका नाम था श्रीधर समिति। श्रीधर समिति को यह कार्य दिया गया कि आप जांच कीजिए और रिपोर्ट दीजिए कि भारत में राज्यों का गठन जो है प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए या भाषा के आधार पर। तो इस प्रकार श्रीधर समिति ने अपनी रिपोर्ट कुछ समय बाद प्रस्तुत की, और उसने
संविधान सभा के समक्ष ये सुझाव रखा कि राज्यों का जो पुनर्गठन है वह भाषाई आधार पर न किया जाए। किंतु समिति की इस रिपोर्ट के बाद भी पुनः एक समिति गठित की गई जिसका नाम था JVP समिति, J फॉर जवाहरलाल नेहरू, V फॉर वल्लभ भाई पटेल और P फॉर पट्टाभी सीतारामैया। उस समिति को पुनः इसीलिए गठित किया गया था क्योंकि जो इससे पूर्व की जो श्रीधर समिति है उसकी जो जांच है उसके बारे में संशय था, तो उसकी सत्यता के बारे में जांच करने के लिए पुनः गठित की गई थी JVP समिति। JVP समिति ने भी जब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की उस समय उन्होंने भी ये रिपोर्ट दिया कि भारत में राज्यों का पुनर्गठन जो है भाषा के आधार पर न किया जाए। ओके दोस्तों, अब इसके बाद क्या होता है, उसके बाद जब ये दोनों समितियों ने अपनी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, उसके बाद संविधान सभा यह निर्णय लेती है कि अब प्रशासनिक आधार पर भारत में राज्यों का पुनर्गठन किया जाए। ओके, इस समय क्या होता है कि जो साउथ इंडिया का जो पार्ट है, जैसे कि केरला हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, इनमें भाषाई विविधता, जैसे कि आप जानते ही है, भाषाई विविधता देखने को मिलती है। तो साउथ इंडिया का एक स्टेट है आंध्र प्रदेश, उस समय तेलंगाना और आंध्र प्रदेश एक ही हुआ करता था। तो आंध्र प्रदेश के एक व्यक्ति श्री पट्टाभी रामालू जी ने अनशन शुरू कर दिया कि राज्य का गठन जो है वो भाषाई आधार पर किया जाना चाहिए। इस मांग को लेकर उन्होंने अनशन चालू कर दिया। लगभग 58 दिन के अनशन के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने के बाद संपूर्ण आंध्र प्रदेश में विरोध होने लगता है, विरोध प्रदर्शन होने लगता है। और उनके इस विरोध प्रदर्शन को देखते हुए देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने उन्हें आश्वासन दिया कि अब जो है राज्यों का गठन प्रशासनिक आधार पर न होकर के भाषाई आधार पर किया जाएगा। इस प्रकार भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना जिसका गठन जो है भाषाई आधार पर किया गया। इसके बाद राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई 1953 में, 29 दिसंबर 1953 को। और इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट जो प्रस्तुत की संविधान सभा के समक्ष वह 1955 में प्रस्तुत की। और इसकी रिपोर्ट के आधार पर अब भारत में 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया, उनमें से एक मध्य प्रदेश है। ओके दोस्तों, यहाँ तक की कहानी आपको क्लियर हो गई। अब हम आते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की जब स्थापना की गई 1953 में, उस समय इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर फैज़ल अली, इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। और इसके 2 सदस्य थे डॉक्टर KM पाणिक्कर तथा पंडित हृदयनाथ कुंजरू, इसके सदस्य थे। और ये जो आयोग है इसने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश की थी और इसने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की 1955 में। इस प्रकार संविधान में संशोधन करके 7वां संविधान संशोधन 1956 के आधार पर भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। ओके दोस्तों, उनमें से एक मध्य प्रदेश है। तो अब इसके आगे की कहानी हम मध्य प्रदेश के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। अब इस समिति की राज्य पुनर्गठन आयोग, इस आयोग की सिफारिशों के आधार पर मध्य प्रदेश की जो उस समय की सीमाएं थी, जो आपने मैप में देखा, पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C, और जो भोपाल जो है ना, तो उसकी सीमाओं में क्या क्या परिवर्तन देखने को मिले इसके बारे में हम देखते हैं। तो तत्कालीन मध्य प्रदेश के जो क्षेत्र थे, बुल्ढाना, अकोला, अमरावती, यवतमाल, वर्धा और नागपुर, भंडारा और चांदा, ये जो ज़िले हैं अभी वर्तमान में महाराष्ट्र में शामिल है, किंतु उस समय सेंट्रल प्रोविंस और बरार यानी कि मध्य प्रदेश में शामिल थे। इन क्षेत्रों को अलग करके बम्बई राज्य में मिला लिया गया। उस समय बम्बई राज्य दोस्तों वर्तमान के मुंबई से काफ़ी अलग था, उसमें गोवा भी और गुजरात के कुछ पार्ट सम्मिलित थे। ओके, तो ये जो क्षेत्र थे इनको वहाँ पर महाराष्ट्र में मिलाने का रीज़न था दोस्तों कि यहाँ इन क्षेत्रों के निवासियों की भाषाएं थी मराठी, तो मराठी भाषा के आधार पर उन्हें महाराष्ट्र में मिला लिया गया और शेष भाग को पार्ट A के रूप में वर्तमान मध्य प्रदेश में मिलाया गया। अब दूसरा परिवर्तन देखने को मिलता है
मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील के सुनील टप्पा को छोड़कर शेष भाग को मध्य प्रदेश में मिलाया गया। जो वर्तमान में मंदसौर ज़िला है उसकी एक तहसील है भानपुरा और उसका एक छोटा सा कस्बा है सुनील टप्पा, इसे राजस्थान में दे दिया गया और उसका जो शेष भाग है उसे मध्य प्रदेश में मिलाया गया। इसके बाद तीसरा परिवर्तन देखने को मिलता है, राजस्थान के कोटा ज़िले की सिरोंज तहसील को मध्य प्रदेश के विदिशा ज़िले में मिलाया गया। ओके दोस्तों, और शेष जो पार्ट बी था उसको जैसा का वैसा एज इट इज़ मध्य प्रदेश में मिलाया गया। तीसरा परिवर्तन, विंध्य प्रदेश जो पार्ट सी था उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया, उसे जैसा का वैसा एज इट इज़ मध्य प्रदेश में मिलाया गया दोस्तों। इसी प्रकार भोपाल राज्य जो सेंट्रल पार्ट हुआ करता था उस समय उसे भी मध्य प्रदेश में मिलाया गया। और मध्य प्रदेश की राजधानी जब ये बना उसे भोपाल को बनाया गया दोस्तों 1 नवंबर 1956 को। और उस समय मध्य प्रदेश की राजधानी जो भोपाल थी वह ज़िला नहीं थी बल्कि सीहोर ज़िले की एक तहसील थी, सीहोर ज़िले की एक तहसील थी दोस्तों। इस प्रकार 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश में 12 संभाग और 43 ज़िले हुआ करते थे तो दोस्तों। और ये काफ़ी बड़ा प्रदेश था, उस समय सबसे बड़ा प्रदेश हुआ करता था देश का क्षेत्रफल की दृष्टि से। ओके दोस्तों, और इसकी सीमाएं 7 राज्यों को स्पर्श करती थी उस टाइम पे, ये भी हमने डिस्कस किया था। ओके, तो ये पूछा जाता है दोस्तों एग्ज़ाम में कि जब मध्य प्रदेश का स्थापना हुई 1 नवंबर 1956 को, उस समय कितने संभाग और ज़िले थे, तो आप बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों 12 संभाग और 43 ज़िले हुआ करते थे। अब हम चलते हैं 1972 में। तो होता ये कि 26 नवंबर 1972 को भोपाल और राजनांदगांव 2 नए ज़िले बने। इस प्रकार मध्य प्रदेश में ज़िलों की संख्या कितनी हो गई दोस्तों? 45 हो गई। अभी भोपाल जो है अभी तो वर्तमान में भोपाल में ही है, किंतु जो राजनांदगांव है ज़िला जो 1972 का वो वर्तमान में अभी की कंडीशन में छत्तीसगढ़ में है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में चला गया है। इस प्रकार 45 ज़िले हो गए। और इन 2 ज़िले जो है भोपाल और राजनांदगांव जो बनाए गए उसे आप यदि याद रखना चाहें तो इस ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हैं। राजा भोज, राजा से आशा है राजनांदगांव और भोज से आशा है भोपाल। ओके दोस्तों, अब इस समय 1972 तक मध्य प्रदेश में ज़िलों की संख्या कितनी हो गई? 45। अब इससे आगे चलते हैं। होता ये कि जिला पुनर्गठन आयोग 1953 में हमने देखा था राज्य पुनर्गठन आयोग, किंतु फिर से एक आयोग बनाया जाता है 1983 में जिला पुनर्गठन आयोग। ओके, इस आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर VP दुबे और इनकी अनुशंसा पर क्या होता है 1998 में 25 मई 1998 को 10 नए ज़िले बनाए जाते हैं। 10 नए ज़िले बनाए जाते हैं और उन 10 ज़िलों में से वर्तमान जो मध्य प्रदेश है उसमें से 4 ज़िले अभी शामिल है दोस्तों, और बाकी जो 6 ज़िले वो छत्तीसगढ़ में चले गए हैं। अब विविध 4 ज़िले कौन से हैं इनके बारे में देखते हैं। ये ज़िले हैं बड़वानी जो कि पश्चिमी निमाड़ से अलग होकर बनाया गया था, श्योपुर जिसे मुरैना से अलग होकर बनाया गया, डिंडोरी जिसे मंडला से अलग होकर बनाया गया और कटनी जिसे उमरिया से अलग होकर बनाया गया। तो 4 ज़िले आपको यदि याद रखना है और आपको याद रखने में कोई परेशानी हो रही है तो आप इसे ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। BSDK, B फॉर बड़वानी, S फॉर श्योपुर, D फॉर डिंडोरी और K फॉर कटनी। इस सिंपल सी ट्रिक है, इसे आप इस तरह से याद रख सकते हैं या अपनी ट्रिक का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद होता है कि 25 मई 1998 को तो 10 ज़िले बने। ओके दोस्तों, VP दुबे समिति की अध्यक्षता में, किंतु इसके बाद क्या होता है कि 30 जून 1998 में यानी कि लगभग 1-1.5 महीने बाद एक सिंहदेव समिति बनाई जाती है और इस सिंहदेव समिति की अनुशंसा पर फिर से 6 नए ज़िले बनाए जाते हैं दोस्तों। और इन 6 ज़िलों में से जो 3 ज़िले हैं वो वर्तमान मध्य प्रदेश में है और जो 3 ज़िले हैं वो छत्तीसगढ़ में दोस्तों। अब ये 3 ज़िले कौन से हैं इनके बारे में देखते हैं। तो ये 3 ज़िले हैं हरदा जिसे होशंगाबाद से अलग होकर बनाया गया, उमरिया जिसे शहडोल से अलग होकर बनाया गया और नीमच जिसे मंदसौर से अलग होकर बनाया गया। ये वर्तमान मध्य प्रदेश में है और बाकी 3 ज़िले चले गए छत्तीसगढ़ में। इस प्रकार क्या हुआ दोस्तों कि
अभी हमने देखा था जिलों की संख्या 1972 में कितनी थी, 45 थी। ओके, 2 ज़िले बने थे 1972 में। अब ये 10 और 6 16 ज़िले बन गए दोस्तों 1998 में। तो 45 और 16 हो गए 61 हो गए। तो 1998 तक ज़िलों की संख्या कितनी हो गई, 61 हो गई। ओके दोस्तों, अब ये 3 ज़िले हरदा, उमरिया और नीमच, इन्हें अब यदि ट्रिक से याद रखना चाहे तो भी याद रख सकते हैं। हाँ, इसकी 2 ट्रिक है मेरे पास। पहली ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, नीम का हरा पौधा की दातुन करने से उम्र बढ़ जाती है। ओके दोस्तों, इसमें जो रेड कलर से हाईलाइटेड है वो ट्रिकी वर्ड है। ओके दोस्तों, इसमें नीम से आशा है नीमच, हरा से आशा है दोस्तों हरदा, और उम्र से आशा है उमरिया। इस प्रकार 3 ज़िलों को आप याद रख सकते हैं। और यदि आपको पहली ट्रिक पसंद नहीं आई है दोस्तों तो दूसरी ट्रिक भी है, उससे भी आप याद रख सकते हैं। यह हमारी दूसरी ट्रिक है, हर और हर से आशा है भगवान शिव का दूसरा नाम है हर। ये दोस्तों, और नी से आशा है नीलकंठ, ये भी शिव जी का नाम है। ओके, हर से मतलब है दोस्तों हरदा, नी से मतलब है नीलकंठ, और उमा से आशा है पार्वती जी का नाम है उमा। ओके दोस्तों, तो इस प्रकार आप ये 3 ज़िलों को याद रख सकते हैं दोस्तों, हर से हरदा, नी से नीमच, और उमा से उमरिया। ओके दोस्तों, तो इस प्रकार हमने देखा कि 1998 तक मध्य प्रदेश में ज़िलों की संख्या कितनी हो जाती है, 61 हो जाती है। अब क्या होता है कि मध्य प्रदेश, जो उस समय का मध्य प्रदेश है, वो काफ़ी बड़ा हुआ करता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो उसका कुछ ना कुछ प्रभाव ऐसा पड़ता है कि जो पश्चिमी वाला क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, वह काफ़ी विकसित होने की श्रेणी में आ जाता है, और जो पूर्वी मध्य प्रदेश है, दक्षिण पूर्व का जो हिस्सा है, वह दुर्गम होने के कारण या पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण इसका विकास जो है पश्चिमी क्षेत्र की अपेक्षा कम होने लगता है। तो इस प्रकार से मांग उठती है कि क्यों ना एक नए राज्य का गठन किया जाए। इस प्रकार एक छत्तीसगढ़ के राज्य के गठन की मांग उठाई जाती है, और यह जो मांग है इसे स्वीकार करके 31 अक्टूबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ के अलग हो जाने की घोषणा की जाती है दोस्तों। और जब 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो जाता है, उस समय 16 ज़िले जो है छत्तीसगढ़ में चले जाते हैं। इस प्रकार जो नया मध्य प्रदेश है, जो 1 नवंबर 2000 के बाद का मध्य प्रदेश है, उसमें 2000 की कंडीशन में ज़िलों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, 61 - 16 यानी कि 45 हो जाती है। तो दोस्तों, अब क्या होता है, जब मध्य प्रदेश का गठन 1956 में हुआ था, उस समय 12 संभाग और 61 ज़िले थे 1 नवंबर 2000 के पहले की कंडीशन में दोस्तों। विभाजन के पश्चात 9 संभाग हुए, 3 संभाग छत्तीसगढ़ में चले गए, 12 में से बचे 9 संभाग नवीन मध्य प्रदेश में, और 45 ज़िले हैं 1 नवंबर 2000 के बाद। अब क्या होता है, 2003 में फिर से 3 नए ज़िले बनाए जाते हैं दोस्तों, इनके नाम हैं बुरहानपुर, अशोकनगर और अनूपपुर। ओके, तो 15 अगस्त 2003 को 3 नए ज़िले बनाए जाते हैं, बुरहानपुर, अशोकनगर और अनूपपुर। बुरहानपुर जो है खंडवा से अलग होकर बनाया जाता है, अशोकनगर गुना से, और अनूपपुर शहडोल ज़िले से अलग होकर बना। तो इस प्रकार 2003 में 3 नए ज़िले बने, और ज़िलों की संख्या हो जाती दोस्तों 45 - 3 = 48 ज़िले हो जाते हैं मध्य प्रदेश में। इसे आप ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, आप यदि रखना चाहें तो। इसकी ट्रिक है, अशोक अनूप बुरे हैं। तो इसमें अशोक शब्द से आशा है अशोकनगर, अनूप शब्द से आशा है अनूपपुर, और बुरे शब्द से आशा है बुरहानपुर। ओके दोस्तों, तो आसानी से आप इन 3 ज़िलों को याद रख सकते हैं। तो 2003 की कंडीशन में मध्य प्रदेश की ज़िलों की संख्या हो जाती है दोस्तों 45 - 3 यानी कि 48 हो जाती है। इसके बाद होता ये है कि 2008 को फिर से 2 नए ज़िले बनाए जाते हैं। 2008 को जो 2 नए ज़िले बनते हैं, उनके नाम हैं अलीराजपुर और सिंगरौली। अलीराजपुर जो है झाबुआ से अलग होकर बनाया जाता है, और सिंगरौली जो है सीधी से अलग होकर बनाया जाता है दोस्तों। तो इस प्रकार 48 + 2 यानी कि 50 हो जाते हैं ज़िलों की संख्या, कब, 2008 की कंडीशन में। बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे दोस्तों इन चीज़ों को। तो ये 2 ज़िलों को आप चाहें तो ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। हमारे पास ट्रिक है अली सिंह, अली से आशा है अलीराजपुर, और सिंह से आशा है दोस्तों सिंगरौली।
तो 2008 की कंडीशन में 50 ज़िले हो जाते हैं। ओके, अब होता ये है कि 16 अगस्त 2013 को मध्य प्रदेश का 51 ज़िला बनता है आगर मालवा। ओके दोस्तों, और ये आगर मालवा जो है शाजापुर ज़िले से अलग होकर बनाया जाता है। इस प्रकार मध्य प्रदेश में 2013 में 51 ज़िले हो गए। ओके दोस्तों, अब इसके बाद अभी लेटेस्ट में 1 अक्टूबर 2018 को मध्य प्रदेश का 52वां ज़िला बनता है निवाड़ी, जो कि टीकमगढ़ से अलग होकर बनाया गया है। तो इस प्रकार अभी वर्तमान मध्य प्रदेश में ज़िलों की कुल संख्या है 52। ओके दोस्तों, और इस निवाड़ी में 3 तहसीलों को शामिल किया गया है। ये 3 तहसीलें हैं पृथ्वीपुर, निवाड़ी और ओरछा। ओके दोस्तों, तो ये आपको अभी वर्तमान में मैंने फैक्ट में डिस्कस किया था कि जो निवाड़ी है ना, निवाड़ी वो जनसंख्या की दृष्टि से और क्षेत्रफल की दृष्टि से अभी वर्तमान मध्य प्रदेश का सबसे छोटा ज़िला है। इसे आप याद रखेंगे। ओके दोस्तों, उम्मीद है आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए दोस्तों, और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।